बेटा आज हम करेंगे अपना एमसीक्यू सेक्शन, जैसे कि हमने पहली दो वीडियोस में करे हैं, नेशनल इनकम का करा है, मनी और बैंकिंग का करा है, वैसे ही आज हम एमसीक्यू सेक्शन करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर का, इनकम डिटर्मिनेशन, जिसमें आपने मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सब चीजें पढ़ी हैं। आज हम उसके कुछ अच्छे एमसीक्यू टैकल करेंगे। उम्मीद ये की जाती है कि अब आप एग्जाम से 7-8 दिन दूर हैं, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, उसके बाद आपको ये अच्छे लेवल के एमसीक्यू अच्छे से समझ में आते हैं, जो आपके दिमाग को खोलते हैं, पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, 45 डिग्री की एक लाइन है, ठीक है जी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इज, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है कि हमने एक कर्व पढ़ा था, एडी पढ़ा था, और एक 45 डिग्री का लाइन पढ़ा था, जिसको हम एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। ये बना था। इस पॉइंट पे क्या दिखाते हैं हम, एडी और एएस एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। ये बहुत अच्छे से आपको नोट्स में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब आप पढ़ लीजिए कि उसने ये पूछा है कि 45 डिग्री की जो लाइन होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इज, ये क्या डिनोट करता है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लाइन ऑफ रिफ्रैक्शंस जो भी है, ये कुछ नहीं है भाई। लाइन ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सीधे सीधे क्या दिखाता है, सी ऑप्शन इसका सही दिख रहा है। लाइन ऑफ इक्विटी दिखाता है या इक्वालिटी दिखाता है बिटवीन एडी और एएस के बीच में, इक्वल पॉइंट दिखाता है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाकर समझाया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, सी। सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नाम बार बार यूज होता है, अकॉर्डिंग टू द केन्जियन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द केन्जियन थ्योरी, कंजम्पशन इज केन्जियन इकोनॉमिक्स डिपेंड्स इनकम। ए याद करो, हमने आपको पढ़ा रखा है सी इज द एफ ऑफ वाई। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होती है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, सी बार का साइन देते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ रखी हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस एक नाम देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। केन्जियंस थ्योरी है, कंजम्पशन लिंक करता है इनकम के साथ। इनकम मतलब कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल, अरे ऊपर लिख दिया मैंने, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यहीं से लिंक हो गया। कंजम्पशन एंड इनकम, इनकम यानी कि नेशनल इनकम भी बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा होल डील करता है। तो आंसर इज सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारा, बहुत अच्छे से समझना। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन फुल एम्प्लॉयमेंट। सर अब इसको हम कैसे टैकल करें? देखो, इसको टैकल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, आपने पढ़ा होगा। वहां पर क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम बनता है तो वहां पॉइंट पे, पहले पॉइंट को बोलते हैं हम यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट। आप नोट्स खोल के देखिए, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर ऊपर चला जाता है ग्राफ, तो उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम बनता है, हम ये अजम्पशन मान के चलते इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। आप नोट्स को मेरे कहने पर एक बार नोट्स को ध्यान से पढ़िए, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को पढ़िए, उसके डायग्राम को देखिए। पहले इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है, फिर ऊपर चले जाता है। तो यानी कि इकोनॉमी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर देखते हैं, जब इकोनॉमी में सब लोग एम्प्लॉयड है। तो ये हमारा रहेगा, ध्यान रखना, 4th वाला बी होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वाओ, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है, याद करिए थोड़ा सा, अगर हमने डेरिवेशन का क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ये कंजम्पशन लाइन, इसे हम ब्रेक इवन बोलते थे। y इज इक्वल टू सी है यहां पर, और इसी के नीचे हम सेविंग ग्राफ ड्रॉ करते थे, अगर किसी को याद आ रहा हो तो s इज इक्वल टू, यार ऑब्वियस है, जब y इज इक्वल टू सी है, जितना कमाया उतना खाया, तो सेविंग इज इक्वल टू 0 है। ये पूरा एरिया जो होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, बशर्ते आप नोट्स खोल लीजिए। सिंपल तरीका यही है इसको करने का। मैंने क्या बोला था इसको स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है तो ये एमसीक्यू आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि हाँ भाई ये नोट्स की निकली हुई चीजें हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी भी होता है और s इक्वल टू 0 भी होता है। मतलब ये भी सही है, y इज इक्वल टू सी भी सही है, s इक्वल टू ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही लग रहा है, बी और सी दोनों सही है यानी कि। तो फाइनल आंसर जो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है वो डी बन रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है अबाउट द एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं आपको इस सीरीज को कराते कराते पूरा रिकॉल भी करवा रहा हूं कि आप अवेयर हो जाएं चीजों से।
इसमें एक टेबल भी है न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने के लिए, एपीसी एमपीसी का टेबल भी आता है भाई, उसको अच्छे से सीखे, 3 से 4 नंबर का न्यूमेरिकल सेक्शन पूछता है एग्जाम में। एमपीसी निकलता है मेरे भाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर डेल्टा का मतलब चेंज होता है, इट मींस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है, ठीक है। वैल्यू वेरीज बिटवीन 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। यस यार, ये इंफॉर्मेशन सही लग रही है, बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा सही है भाई ये इंफॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि मान लीजिए अगर इस महीने मेरी इनकम में 1000 रुपए का चेंज हुआ तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि मैं बहुत कंजूस इंसान हूं, तो मैंने अपनी कंजम्पशन में चेंज नहीं करा भाई, कुछ भी जो पहले खाता था वही खा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 आ जाएगा। या फिर 1000 रुपए का चेंज आया तो मैं 1000 रुपए जाके खर्च कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, तो 1 आ जाएगा। ये बात सही है, ठीक है। एमपीसी ऑफ पुअर यानी कि गरीब इंसान का ज्यादा होता है देन टू रिच। यस, बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, दिमाग पे जोर लगाओ, एमपीसी का फॉर्मूले को डीपली सीखो यार। एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब वो ये बोल रहा है कि गरीब बंदे का एमपीसी ज्यादा होता है। मेरे भाई जो गरीब बंदा होता है, अगर इस महीने उसने 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए ना, तो वो खर्च करेगा 800 रुपए जाके मार्केट में, तो क्या हुआ उसका 0.8। इनकम 1000 रुपए से चेंज, एमपीसी 800 रुपए से चेंज, तो 0.8 आ गया भाई, क्योंकि वो गरीब बंदा है, उसको 1000 रुपए इस महीने ज्यादा मिले हैं, वो ज्यादा एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेगा। अमीर बंदे के लिए कोई ज्यादा नहीं है, उसने 1000 रुपए कमाए, वो 100-200 रुपए ठीक है यार, उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेंस लगाओ थोड़ा सा। सर ये भी सही है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई यार, अगर आप स्मार्ट वर्क पे भरोसा रखते हैं, ए और बी दो सही लग रही है इंफॉर्मेशन, तो सर डी लगा दो ना, ऑल ऑफ दीज कर दो, सीधे सीधे खत्म हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी सी ऑप्शन को भी समझेंगे। एमपीसी जो है वो लगातार गिरता है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, बंदा अपनी कंजम्पशन चेंज करेगा, जो एक रैशनल कंज्यूमर होता है कंजम्पशन चेंज करेगा, लेकिन उस रेशो से नहीं कि बढ़ती तेजी से, क्योंकि नहीं भाई, लोग सेविंग भी करते हैं जीवन में। अगर मैं ज्यादा पैसे कमाने लगूं तो मैं अपनी कंजम्पशन डेफिनेटली चेंज करूंगा यार, बढ़ाऊंगा थोड़ी बहुत कंजम्पशन, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे सेविंग्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप ध्यान रखिए। और कोई 1-8% केस होता है, वो एक्सेप्शन में आ जाता है कि जितना पैसा कमा रहा सब उड़ा रहा है, सब उड़ा रहा है, तो वो अलग है भाई। तो आप चलिए भाई डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव आंसर बिल्कुल सही है। जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है, वो थोड़ा कंजम्पशन पे कम खर्च करता है, क्योंकि उसकी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, ज्यादा लेविश नहीं बनना चाहता वो, लाइक दिस। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं भाई, ये भी ध्यान रख के चलना। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, विच वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, इनमें से कौन सा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 जा सकता है? सबसे पहले इसमें जा सकता है ए, हो गया भाई, ठीक है। कैसे? बेटा हमने पढ़ रखा है इनकम और कंजम्पशन, ठीक है। इनकम 1000 रुपए की, कंजम्पशन 1200 रुपए की, ये पॉसिबल है, हमने पढ़ा है ऑफलाइन क्लासेस में, ये पॉसिबल है। बंदे के लॉकडाउन में मेरी इनकम कम थी, कंजम्पशन फिर भी ज्यादा थी, तो कर रहा हूं ना भाई इधर उधर से अरेंज करके। अब ऐसे केस पे अगर मैं एमपीसी निकालू, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, ठीक है, तो 1200 अपॉन, तो भाई मेरे 1.2, इट्स ग्रेटर देन 1, यस इट इज पॉसिबल, एपीसी पॉसिबल है ग्रेटर देन 1 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहां पर हमने दो रिलेशनशिप पढ़ी हुई है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अब आप देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है, ये वाला सही बैठ रहा है, सी वाला, ठीक है जी। 9th, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी से हैं, कुछ में अच्छे खासे दिमाग भी लग रहे हैं हमारे, तो देख लेते हैं एक बार। 9 देखिए, इन द सेविंग फंक्शन है मेरे भाई, ठीक है, ये कोई सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, अगर किसी ने सोचा हो, मैंने अच्छे से पढ़ा रखा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बीटा वाई, ऐसे करके पढ़ाया था, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू बतानी है, तो मेरे भाई सी का फंक्शन होता है सी बार प्लस बीटा वाई, कंपेयर कर लो, ठीक है जी। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ये ऊपर -100 है, तो सी बार हो जाएगा यहां पर +100, सिंपल, +100। ये माइनस सी बार है, सी की इक्वेशन में ये प्लस हो जाएगा, तो यहां -100 है, तो यहां +100 हो गया, तो सी बार हो गया हमारा +100, ठीक है। तो आंसर इज डी। थोड़ा सा दिमाग लगाना, 1 नंबर के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कई सारे पुराने पेपर्स वगैरह में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, द कंजम्पशन फंक्शन है, यहां पर पूरा वर्ड आएगा, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज ये दे रखा है उन्होंने। फिर से इसको कंपेयर कर लीजिए आप, सी बार प्लस बीटा वाई। अब आपको पता हो बीटा जो है वो किसको डिनोट करता है? सर मुझे पता है, बीटा डिनोट करता है एमपीसी को, जो कि 0.80 है। आपसे एमपीएस की वैल्यू पूछी है, एमपीसी की वैल्यू आ गई, आपने पढ़ रखा है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है,
तो मेरे बेटा ये आ गया आपका, सीधे सीधे आ जाएगा एमपीएस, आ जाएगा यहां पर 0.20, डी हो गया। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। What measures can be used to correct inflationary gap? ओके सर, मुझे अच्छे से पता है इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जब हमारा एडी ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर पुश हो जाता है लाइक दिस, और हमें ठीक करने के लिए इसको नीचे खिसकाना होता है, यानी कि एडी को नीचे लाना होता है। मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड को कम करवाना होता है, कैश फ्लो कम करवाना होता है, क्रेडिट फ्लो कम करवाना होता है, एक्सपेंडिचर्स कम करवाने होते हैं, ताकि एडी ग्राफ नीचे आए और फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी फिर से स्टैब्लिश हो जाए क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। एडी ऊपर गया हुआ इन्फ्लेशनरी गैप में, हमें खींच के नीचे लेकर आना है। ठीक है जी। तो हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ओके ठीक है, कम करना चाहिए। कटिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए ताकि एडी नीचे आ जाए। रिड्यूस कर देना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी कम कर देना चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा ना जाए, और टैक्सेशन बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग कम खर्चा करें। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये डी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होगा, मिसप्रिंट है। ऑल कर लेते हैं इसको, ऑल ऑफ द अबव, तो डी लगेगा, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा सारी इंफॉर्मेशन सही है, क्योंकि जो तीनों इंफॉर्मेशन दी गई है उन तीनों ही इंफॉर्मेशन से मार्केट में कैश कम होगा, पब्लिक डिमांड कम करेगी, और इन्फ्लेशनरी गैप में जो ग्राफ ऊपर गया वो खींच के नीचे आ जाएगा और वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एमपीसी दिया हुआ है 0.5, बहुत सिंपल है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, पढ़ रखा है हमने। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी है 0.5, तो नीचे बचा 1, 0.5 इट्स 2, देख लीजिए भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल सेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अकॉर्डिंग टू सेविंग्स इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट या अप्रोच वर्ड यूज करवा रखा है मैंने नोट्स में। 2 अप्रोच के क्वेश्चन है भाई 6 नंबर के, मैंने सबको लिस्ट अपलोड करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें भी दिया गया है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप ले सकते हैं मेरे से, लेकिन भाई ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर के, उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी अप्रोच है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच वो होती है जहां पर एस इज इक्वल टू आई होता है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हमारी पीडीएफ वगैरह में मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका सी पॉइंट, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बार बार बता रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्जियंस थ्योरी, मल्टीप्लायर एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप। ओके, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, खत्म। डिफ्लेशनरी गैप क्या शो करता है? डिफ्लेशनरी गैप में हमारा एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाता है, इट शोज द डेफिशिएंट डिमांड, बहुत सिंपल है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे बहुत आराम से देखेंगे, बहुत ही तसल्ली से। विच मेजर्स इज इंक्लूड द फिस्कल पॉलिसी, आप यहां पर फिस्कल पॉलिसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 2 पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल और मॉनेटरी। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, मैं रिकॉल भी करवा रहा हूं, फिस्कल और मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी में मेरे भाई आपका टैक्स रेट आ जाता है, जो 12th लेवल के सिलेबस पे टैक्स रेट आ जाता है, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर आ जाता है। सर मॉनेटरी में क्या क्या आता है? मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा। मॉनेटरी में बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है। फिस्कल पॉलिसीज डायरेक्टली हैंडल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपका जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो है हैंडल्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए आप, ये 2 कहां आ रहे हैं, जो भी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स, ठीक है, पब्लिक डेप्ट भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक डेप्ट भी आता है फिस्कल के अंदर ही, गवर्नमेंट लेती है। ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए जी, इसमें इतना ही है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आज हमने ये 16-17 जो भी क्वेश्चंस हैं इसको करा, एक रिकॉल करा, ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। अब एग्जाम में ज्यादा दिन है नहीं हमारे, तो बहुत ब्रीफिंग हमने एमसीक्यू करे। ये कुछ ऐसे एमसीक्यू थे जो अच्छे लेवल पर थे, और आपकी बुक्स में जितने भी एमसीक्यू हैं आप उसको करिए। अगर आपको, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस नंबर पे मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको बेहतरीन मटेरियल मिल जाएगा सारा।
जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सकता है। और आपको इवन कभी भी कोई भी डाउट हो XYZ इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर, आप मेरे को बिना झिझके मैसेज कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आपने ऑफलाइन क्लासेस मेरी ज्वाइन कर रखी थी, नहीं कर रखी थी, कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मोटिव सिर्फ एक है कि हर बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए, बेहतर सीख पाए, अच्छा कर पाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलेंगे, उसमें हम करेंगे 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू और मैक्रो का काम तमाम कर देंगे। उन 3 चैप्टर्स के नाम रहेंगे गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। लगभग आपसे 10 नंबर का टॉपिक है इन तीनों चैप्टर में से। अच्छे से पढ़ के रखिएगा ताकि एमसीक्यू करते हुए आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये सब चीजें मैंने पढ़ी हुई है और यही टिक हो रहा है, सही टिक हो रहा है और मेरे को कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे इन 3 चैप्टरों के साथ।